आज उदयपुर में जीएस संधू साहब पधारे हुए हैं। जीएस संधू साहब राजस्थान में वो नाम है जो किसी चेहरे के मोहताज नहीं है, वो अपने आप में इतना बड़ा चेहरा है। उन्होंने राजस्थान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और संधू साहब वो इंसान है जो राजस्थान गवर्नमेंट के सलाहकार हैं। वो भी रिटायरमेंट होने के बाद माना 1 रुपये पर वो काम कर रहे हैं राजस्थान में। और आज जो अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण योजना है प्रशासन शहरों के संग, उसकी जो नींव रखी गई है, उसकी जो सोच है, उसका जो बैकग्राउंड है, जिससे कि राजस्थान की जनता लाभान्वित हो सके, वो संधू साहब आज हमारे साथ हैं। क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। अशोक गहलोत इस प्रशासन शहरों के संघ को लेकर जनता के बीच में चुनाव में जाने वाले हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी संधू साहब हैं। तो संधू साहब आज हम ये बताएंगे, क्योंकि आज वो लास्ट डेट है जहां प्रशासन शहरों का संघ खत्म होने वाला था। अभी अभी संधू साहब से बात हो रही थी तो संधू साहब ने ये बताया कि सीएम साहब ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये योजना 31 मार्च तक चलेगी। इसी बारे में हम डिटेल से जानते हैं संधू साहब से। संधू साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। संधू साहब, आप बताएं प्रशासन शहरों संघ की जो मुख्य आधार है वो क्या है? देखिए, जैसे आपको मालूम है 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संघ अभियान का शुभारंभ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं इसका शुभारंभ उन्होंने किया और उनकी ये भावना थी कि वर्षों से जिन लोगों को स्वामित्व का अधिकार नहीं मिला, मालिकाना अधिकार नहीं मिला, उनको मालिकाना अधिकार दिलवाया जाए। सबसे बड़ा फोकस इस अभियान का ये था कि उन लोगों को मालिकाना दिलवाया जाए, अधिकार दिलवाया जाए। क्योंकि पिछला एक अभियान पहले चला था 2012-13 में, उस टाइम भी काफ़ी काम हुआ था, लेकिन समय कम था। फिर भी करीब 5 लाख परिवारों को मालिकाना अधिकार दिलाने में हम लोग सफल हुए थे। लेकिन उसके बाद कोई ज़्यादा उपलब्धियाँ नहीं हो पाई। तो इस बार उनकी ये भावना थी कि कम से कम 10 लाख परिवारों को इस बार ये अधिकार मिलना चाहिए। और उसमें पहली बार इसे भी जोड़ा गया कि जो पुरानी आबादी में लोग रहते हैं और जो नया जो पट्टा है आज के नियमों के आधार पर वो लेना चाहते हैं, उनको भी वो पट्टा दिया जाए। इसके लिए हालांकि पहले प्रावधान किया जा चुका था, लेकिन उसकी राशि बहुत ज़्यादा थी, लाखों रुपए की राशि थी और कोई भी आगे नहीं आ रहा था। तो उन्होंने और माननीय धारीवाल जी ने इस राशि को मात्र 501 रुपये किया। चाहे कितना भी बड़ा आपका महल भी हो, हवेली भी हो या कोई मकान है, उसको मात्र 501 रुपये में पट्टा दिया जाएगा। ये पुरानी आबादी जो राजा महाराजों के टाइम से लोग बसे हुए हैं, उनके लिए सुविधा दी गई थी। और इसके अलावा जो बाहर कॉलोनियाँ बस चुकी थी, उनको तो करना ही था, रेगुलराइज करके उनको भी पट्टे दिए जाने थे। इसके लिए कैसे संभव हो इतना बड़ा ये टारगेट, इसके लिए बहुत सारी पहली बार मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक छूटें और कंसेशन दिए गए ताकि लोगों को ऊपर भार नहीं पड़े। क्योंकि 2021 में हम लोग अभी कोविड से निकले ही थे और लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक वित्तीय भार पड़ा हुआ था, उनकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला किया कि जितने भी पहले के दरें हैं, जो भी दरें हैं या जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनको कम किया जाए। तो आपको ये जानकर मालूम होगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि सारी दरों को करीब 3/4 कम किया गया। 1/4 दरें करीब, किसी में तो 80% कम किया गया। और कोई और बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे रेजिडेंशियल से कमर्शियल करना, उसको आधा कर दिया गया। नाम हस्तांतरण करना बहुत मात्र, उसमें बहुत कम किया गया। सब डिवीजन करवाना है, उसका भी कम किया गया। तो बहुत सारी दरें थी जिनको स्लैश किया गया
ताकि लोगों के ऊपर भार कम पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आगे आके अपना ये काम करवा पाए। और बहुत सारे जो प्रोसीजर थे उन्हें सिंप्लीफाई किया गया। पहले होता था कोई भी एप्लीकेशन लगाओ आप तो मौका देखने जाता था JM, तो वो मौका देखना बंद किया गया कि जब मकान बना हुआ है वो केवल नाम ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें मौका देखने की जरूरत नहीं है, जैसा भी है वो ट्रांसफ़र करना है। तो उसको उसमें काफ़ी स्पीड अप हो गया, सब डिवीजन बहुत स्पीड अप हुआ और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिनको स्पीड अप किया गया और सरलीकरण किया गया। तो ये इसका नतीजा था कि हमें इसमें काफ़ी अच्छी उपलब्धि मिली और मैं आज कह सकता हूँ कि हम करीब 10 लाख के आसपास पहुँच चुके हैं। अभी जगह जगह से रिपोर्टें आती जा रही हैं और मुझे लगता है कि हम 10 लाख का आंकड़ा पार करेंगे, क्योंकि बहुत जगह अभी इसको संकलन इसका किया जा रहा है। तो इसमें हमने जो और कुछ सुधार भी किया कि जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं उनमें उनको एम्पावर किया गया, बहुत सारी पावर्स को डेलीगेट किया गया और एक एम्पावर्ड कमेटी स्थानीय स्तर पर बनाई गई जो सभी तरह के डिसीजन लेने के लिए उनको हमने अधिकृत किया। तो वो भी एक कारण रहा कि जैसे कोई पुरानी कॉलोनी बसी हुई है उसका लेआउट प्लान बनाना है तो पहले हर लेआउट प्लान को वो STP ऑफिस में, CTP ऑफिस में, DLB ऑफिस में भेजते थे। हम उनको अधिकार दे दिया कि आप सर्वे करवा के इसका लेआउट प्लान तैयार करो और उसको अप्रूव करो। सो वोटों आधार पर आपको किसको पूछने की जरूरत नहीं। और 100 वोटों की जो कट ऑफ डेट 1999 थी उसको बढ़ा के 2021 किया गया कि जितनी कॉलोनियाँ बस चुकी थी 99 के बाद उनका 100 वोटर नहीं होता था। वो जो कॉलोनी वासी उनको खुद आना पड़ता था, वो आ नहीं पाते थे क्योंकि जो बेचने वाला है वो जा चुका होता और विकास समिति कहीं बनती है कहीं नहीं बनती है। तो हमने ये जो जिम्मेदारी थी नगर निकायों के ऊपर डाली कि 2021 तक जितनी भी कॉलोनियाँ बच चुकी हैं, कोई आए या नहीं आए, आपको सर्वे करना जाके और 100 वोटों उसका लेआउट प्लान तैयार करके उसके आपको पट्टे दे। तो बहुत सारा और भी बहुत सारे पॉइंट थे। पहली दफ़ा ऑब्जर्वर लगाए गए सारे संभागों में, जो रिटायर्ड RS अधिकारी, कहीं IAS अधिकारी को भी लगाया, कहीं टाउन प्लानर को भी लगाया। तो ये ऑब्जर्वर ने जाके खासतौर पर जो छोटी नगर पालिकाएँ हैं उनको बहुत सारा मार्गदर्शन देना जरूरी था। इन्होंने जाके दौरे किए, उनको बताया कि कैसे काम करना है, क्या उनको मन में कोई डाउट होता था वो बताया। तो मैं समझता हूँ कि सारा करने का आज नतीजा ये है कि करीब हम 10 लाख के आंकड़ा के पास छू चुके हैं, पास पहुँच चुके हैं और 3000 करोड़ के आसपास इनकम भी हुई है लोकल बॉडीज़ को और ये भी और अभी बढ़ जाएगी। और आज ही क्योंकि इतना हर जगह, चाहे वो JDA हो, चाहे वो UIT उदयपुर हो या दूसरी UITs हैं, नगर निकाय हैं, बहुत पिछले 5-6 दिनों से ज़बरदस्त लोगों का तांता लगा हुआ है कि भी हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए। लेकिन उसमें क्योंकि टाइम भी लगता है तो फिर ये एक दफ़ा फिर एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण रखते हुए ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तय किया कि इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। तो आज ही वो ऑर्डर अभी निकले हैं कि 31 मार्च 2024 तक ये अभियान जारी रहेगा। उसका मतलब ये है कि जितनी भी एप्लीकेशंस इस टाइम पर आएंगी, चाहे वो मार्च के बाद भी टाइम आ जाए, लेकिन उन एप्लीकेशंस के ऊपर यही दरें लागू होंगी क्योंकि बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। तो हो सकता है कुछ काम में धीमी गति में धीमापन हो जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है लोगों को। जिसकी भी एप्लीकेशन आएगी अगले इस समय के अंदर 31 मार्च से पहले जो भी एप्लीकेशन आएंगी, जो भी आएगी उसको यही दरें लागू, ये उस पर लिख दिया स्पष्ट रूप से। सर, आपने एक रहते हुए एक बहुत बड़ा काम और किया था कि अब जो 2 UDA बनाया उदयपुर को, UDA के नोटिफिकेशन भी हो चुका है मगर वो अमली रूप से शुरू नहीं हुआ, तो उसको लेकर के आपकी क्या योजना है, कब तक उसको शुरू करवा देंगे UDA को? UDA का देखिए एक्ट पास हो गया, नोटिफिकेशन निकल गया, उसमें अभी एक नोटिफिकेशन और बाकी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, उसका एक नोटिफिकेशन आएगा बहुत जल्दी
और मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों में इसकी एक औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। कौन अधिकारी लगेंगे या किसी को एडिशनल चार्ज देना है, तो वो सारी चीज़ जो है राज्य सरकार उसके ऊपर बहुत जल्दी निर्णय लेने जा रही है और यहाँ पर भी यूडीए की शुरुआत हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि उससे भी और बड़े प्रोजेक्ट लेने में सहायता मिलेगी, क्योंकि यूडीए जब बनेगा तो उसका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके अंदर वो काफ़ी बढ़ जाएंगी, मैन पावर बहुत बढ़ जाएगी, चाहे वो इंजीनियरिंग की मैन पावर हो, टाउन प्लानिंग की हो या दूसरे लोग हों, तो उसके साथ उसका फिर उसको जो क्षमता है कार्य करने की उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और हो सकता है कि आगे चल के हमें उसका क्षेत्राधिकार बढ़ाना पड़े। जो पहले यूआईटी का था 136 गांव इसमें आ रहे हैं, तो मास्टर प्लान को हमें रिवाइज करना पड़ेगा। अभी मास्टर प्लान इन गाँव तक सीमित है, तो उसका भी आकलन करके बाद में उसके ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यह बहुत जल्दी यहाँ पर शुरुआत इसकी होने जा रही है। सर एक और आपकी महत्वपूर्ण योजना है जिसकी आपने शुरुआत की, उदयपुर में क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम, उसको लेकर के आज जो सुबह दोपहर में बात हुई थी आपसे, तो आपने उसका एक नैरेटिव खींच के बताया था, वो क्या है वो? देखिए यहाँ पर हमारी ये आरसीए की ये मंशा थी कि यहाँ भी एक इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए, क्योंकि उदयपुर में बहुत टैलेंट है क्रिकेट के प्रति और इसकी आरसीए की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, बाद में ये जयपुर चला गया। तो उसको देखते हुए पहले भी एक दफ़ा ये इसका प्रयास किया गया था 12-13 में, लेकिन किसी कारण से वो हो नहीं पाया। तो अब दोबारा से उसके लिए भूमि आवंटित की गई है 25 एकड़ यूआईटी द्वारा और उसके ऊपर अब काम किया जा रहा है। वो जो भूमि थी वो समतल नहीं थी, काफ़ी उस ऊपर खबर लैंड थी वहाँ पर और कई इंक्रोचमेंट थे, तो उन सब को अब हटा दिया गया है और उसका समतलीकरण का कार्य अभी चल रहा है और हमारा ये प्रयास होगा कि उससे पहले ग्राउंड तैयार कर लें, ग्राउंड में पिचेस तैयार हो जाए ताकि वहाँ पर जो भी खिलाड़ी अपना अभ्यास करना चाहे, आके प्रैक्टिस करना चाहे, वो शुरुआत करा। फिर हम उसके साथ ही पेविलियन का काम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर उसकी जो क्षमता है, हमारा ये टारगेट है कि उसको हम 30,000 की क्षमता यहाँ रखें। आज जो अपना जयपुर का स्टेडियम है उसकी भी क्षमता करीब 25-26 हज़ार ही है, तो हम 30,000 चाहते हैं कि 30,000 का एक अच्छा स्टेडियम बन जाता है और काफ़ी उसमें लोग आ सकते हैं। तो वो टारगेट हमारा वो है। उसके लिए संसाधन जुटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम CSR फंडिंग का भी प्रयास कर रहे हैं। जयपुर के लिए हमें CSR फंडिंग मिली है हिंदुस्तान जिंक द्वारा और वहाँ का स्टेडियम चल रहा है। कुछ पैसा आरसीए ने लगाया, वैसे ही कुछ पैसा आरसीए यहाँ लगाएगा और कुछ CSR फंडिंग के माध्यम से हम यहाँ लेके आएंगे। तो उसका काम जैसे ही समतलीकरण और ग्राउंड तैयार हो जाता है, इसके बाद अगला चरण शुरू होगा। सर एलिवेटेड रोड एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है। उदयपुर में कलेक्टर के आवास से लेकर के रेलवे सिटी स्टेशन तक बनाने के लिए जो एक एलिवेटेड रोड बनवाने की मांग चल रही है, इसकी बात हुई थी कि DPR तो बन चुकी है, इसके बारे में क्या प्रोग्रेस है? थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय से यहाँ की मांग रही है, यहाँ में पहले भी इसकी मांग उठती रही है और यहाँ की बहुत आवश्यकता भी है, तो उसकी DPR बन गई है। मैंने आज पता किया था, तो बहुत जल्दी इसका अप्रूवल होने के बाद इसके ऊपर काम यूआईटी टेकअप करने जा रही है। और यूआईटी, आपको मालूम है कि यहाँ की यूआईटी जो है उसके पास अच्छे फाइनेंशियल सोर्सेज भी हैं, अच्छी टीम है और बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने पहले यहाँ किए हैं, तो इसको भी वो टेकअप बहुत जल्दी करेंगे और वो राहत यहाँ लोगों को जो चाहिए एक सुविधा वो यहाँ पर मिल पाएगी। सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि स्वास्थ्य शासन विभाग के अंदर जैसा UDA हो, चाहे JDA हो, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद, यहाँ पर ठेका कर्मी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। 60 to 70% मैन पावर आपके पास नहीं है जो ठेके पर लगी हुई है। और माननीय अशोक गोले जी से भी मेरी बात हुई थी इंटरव्यू में, उन्होंने भी बताया था कि हमने ठेका कर्मियों को हटाकर उनके लिए एक एजेंसी बना दी है, वो उसके थ्रू काम शुरू कर देगी। तो क्या इसके लिए आपने क्या प्रपोजल बना रखा है जो आपके ठेका कर्मी हैं जो लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं,
उनका जीवन सुरक्षित हो सके। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने जो नीति बनाई है, बहुत सारे ठेका कर्मी उसके तहत उनका नियमितीकरण होगा, और जो संस्था राज्य सरकार ने बनाई है अभी हाल ही में, उसके तहत इनको लिया जाएगा, ताकि इनकी जो सेवाएं हैं निरंतर मिलती रहें और इनका एक प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। और उनको आज बहुत कई जगह देखने को मिलता है कि जो प्राइवेट दूसरे लोग हैं एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो तो जाता है। वो भी उसका रुक सकेगा। तो उसके ऊपर कार्य शुरू हो चुका है, और मेरे ख्याल है कि बहुत धीरे धीरे उसको आगे बढ़ रहे हैं, और जल्दी इसको पूरा किया जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन उदयपुर से संबंधित है। उदयपुर आसपास पहाड़ियाँ बहुत हैं, मगर पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कट गई, इससे पर्यावरण नहीं आता है, वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आप चाहे चित्तौड़ से आइए तो देखेंगे जो पहाड़ हरे थे कट के गुलाबी हो गए, इधर अम्बेरी से आए चाहे आप इधर अहमदाबाद से आए, तो पहाड़ों की स्थितियाँ बहुत खराब है सर, उसको लेकर। बिल्कुल, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, और अभी समाचार पत्रों में भी इसके ऊपर काफ़ी हाईलाइट किया गया है, और अभी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसके ऊपर आदेश दिए गए हैं। और इसका मैं अभी जयपुर जाने के बाद उच्च स्तर पर चर्चा करके बहुत जल्दी इसके ऊपर एक ऑर्डर हम जारी करेंगे, ताकि इसकी पूरी समीक्षा की जाए कि जो पहले बायलॉज बने हुए हैं हिल्स के बारे में बायलॉज बने हुए हैं, जी उन बायलॉज में क्या सुधार किया जाए। जी उसमें काफ़ी खामियां हैं, जैसे मुझे बताया गया है, उन खामियों को दूर करें, और इनको हिल्स का जो मूल स्वरूप है उसको बचाते हुए एनवायरनमेंट को जो भी डेवलपमेंट हो उसके बाद हो, ये नहीं कि उसको नेक्स्ट करके हो। तो इसके ऊपर डेफिनेटली बहुत जल्दी तय होने के बाद इस पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगाएंगे, और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। सर 3 तारीख को सीएम साहब यहाँ पे हैं उदयपुर में, आप उनकी बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या योजना बना रहे हैं पर्यटक को लेकर, और क्या विषय? ये तो अब आपको उस दिन पता लग जाएगा जी कि क्या वो आपको सौगात लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जी और क्या देने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उस दिन तक आपको इंतजार करना तैयारी तो आपने कर ली है काफ़ी, थोड़ा सा एक क्या कहते हैं कि सरप्राइज रखना चाहिए। पर्दा रहने दें। ये थे संधू साहब जिन्होंने आज टेलीफोन पर हमसे बात की और बहुत सी चीज़ों पे हमें बताया, और 31 तारीख जो मार्च है वो बड़ी घोषणा आपने अभी की है। संधू साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।